हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सिक्योरिटी अटैक्स, यानी सिक्योरिटी अटैक्स क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में कि क्या क्या कौन कौन से सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी सिक्योरिटी अटैक से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में, यानी जो सिक्योरिटी होती है किस तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। साथ में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में कि सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कि जिससे वो सिक्योरिटी सर्विस को प्रोवाइड कर पाती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि व्हाट इज सिक्योरिटी अटैक, यानी सिक्योरिटी अटैक क्या होता है, तो सिक्योरिटी अटैक के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी अटैक एक तरह का ऐसा अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके सिस्टम्स के अंदर आता है, यानी कंप्यूटर या नेटवर्क के ऊपर आता है और आपके डेटा को चुराता है या फिर आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये सारे प्रोसेस होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो कि अननोन पर्सन हो, मतलब ऐसा पर्सन जिसका पर्पस हो कि आपके डेटा को चुराना है, ठीक है, आपके सिस्टम को डैमेज करना हो, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी अटैक्स के अंतर्गत आता है, या उसको हम हैकर्स या अटैकर्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता है जो भी अटैकर्स होते हैं उनका मोटिवेटेड, कहां से वो मोटिवेटेड होते हैं, तो उसका कई फैक्टर होता है, या हो सकता है वो किसी भी सिस्टम या किसी भी कंप्यूटर का डेटा चुराते हैं या नेटवर्क से डेटा चुराते हैं, तो उसका कारण होता है कि या तो फाइनेंशियल के यानी कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं, या फिर आपसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, या फिर कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो। तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी अटैकर्स द्वारा आपके ऊपर अटैक करने के, या कह सकते हैं कि ओवर द इंटरनेट जो भी डेटा चोरी हो रहा है तो उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में बात करें। यहाँ पे कुछ मेजर सिक्योरिटी अटैक के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हम मैलवेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि मैलवेयर क्या होता है। तो मैलवेयर एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको क्या करता है कि अटैकर आपके सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी तरह इंस्टॉल कर देता है, जिससे क्या होता है कि मैलवेयर आपके सिस्टम के डेटा को स्टील यानी चुराने का काम करता है, या कह सकता है कि आपके सिस्टम के ऑपरेशन को डिस्टर्ब करेगा, या कह सकते हैं पूरी तरह से आपके सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। जहां पे चाहेगा उस फाइल को डिलीट कर सकता है, या फिर कह सकते हैं फाइल को ऐड कर सकता है। तो मैलवेयर एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको क्या करता है अटैकर द्वारा आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप अब अटैकर आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल करने आएगा नहीं, बाय ओवर द इंटरनेट ये सारे प्रोसेस होते हैं। यानी जब आप किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड या कह सकते हैं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से किसी भी एप्लीकेशन को, या कोई जैसे आप क्या करते हैं कि टोरेंट्स का यूज कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स आप कहीं से कुछ डेटा को डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है मैलवेयर उन फाइल में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में उसी फाइल के साथ जहां से आप इंटरनेट से जो भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसी फाइल के साथ क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है, एक तरह का एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनरली होता है, और एक तरह का अटैक होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा मैसेज होता है, जैसे क्या होता है कि कोई पर्सन है वो आप क्या करता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या कोई पासवर्ड लेने के लिए, या फिर कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर लेने के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाता है फिशिंग अटैक किया जाता है। सपोज दैट आपके मेल पे कोई मैसेज आता है, उसमें कोई लिंक होती है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कोई फॉर्म खुलता है, आप वहां पे डेटा फिल करते हैं, तो आपका डेटा क्या होता है कि उस अटैकर्स के पास चला जाता है। कुछ इस तरह की फिशिंग अटैक्स होती है। या फिर आपको पर्सनल टेक्स्ट भी आ सकता है जिसमें कहते हैं कि आप बने करोड़पति, इतना पैसा जीता, ठीक है, बस क्लिक करो। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उनके पास क्या होता है कि डेटा चला जाता है। तो ये होता है फिशिंग अटैक। उसके बाद हमारा आता है मैन इन मिडल अटैक्स। मैन इन मिडल अटैक्स के अंदर क्या होता है कि जब क्या होता है कि एक पर्सन, ठीक है, अगर हम बात करें कोई सेंडर है किसी रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, हम बात कर ले दोनों तरह से कम्युनिकेशन चल रहा है, तो जो मैन एंड मिडिल अटैक के अंदर होता है, जो अटैकर्स होता है वो बीच में बैठा होता है। वो क्या करता है कि आपके ओवर द कम्युनिकेशन पे क्या करता है नजर बनाए रखता है कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मैन इन मिडल का मतलब कि वो बीच से क्या करता है डेटा को चुरा लेता है। कुछ इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंडर ने रिसीवर को भेजा, तो वो क्या होता है सबसे पहले क्या हमारा को होता है, जो भी मैन इन मिडल अटैक का मतलब क्या होता है, जो भी अटैकर होता है उसको क्या कर देता है बीच से डेटा को चुरा देता है, या कह सकते हैं पूरी तरह से डेटा को नहीं भेजता है।
तो ऐसे अटैक्स को हम क्या बोलते हैं, मैन इन मिडल अटैक्स। उसके बाद हमारा आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या होता है कि जब हम मल्टीपल सिस्टम से किसी भी वेबसाइट्स को या फिर किसी भी डेटा को हम क्या कर देते हैं कि अनअवेलेबल कर देते हैं, मतलब ओवर द सर्वर अनअवेलेबल कर देते हैं, तो उसको हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करते हैं। अगर मान ले कि कोई सर्वर है, ठीक है, सर्वर के ऊपर हमने अगर एट ए टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट मारा तो सर्वर क्या होता है, कुछ टाइम्स के लिए फ्रीज हो जाता है। जस्ट लाइक आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट की जैसी वेबसाइट होती है, कोई फॉर्म चल रहा है और लास्ट डेट होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि सर्वर ओपन नहीं चलता, कहते हैं सर्वर नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो उस समय क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वर फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने का कारण क्या होता है कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी एक तरह से कह सकते हैं एट ए टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या होती है सर्वर के ऊपर मारी जाती है। तो इसकी कुछ लिमिट्स होती है कि सर्वर मतलब इतने टाइम में इतने ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो ये हो गया हमारा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब बात आती है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी अटैक से। तो सबसे पहले अगर इसके लिए कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि हमको क्या करना है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहना। आप जिस तरह का डेटा रखें उस डेटा के हिसाब से, भाई अगर आपके सिस्टम में कोई डेटा नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप डेली उस पासवर्ड को चेंज ही करें। लेकिन अगर आपके पास सेंसिटिव डेटा है तो इसके लिए जरूरी बनता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करें और उसको रेगुलर चेंज करें। उसके बाद आता है बी केयरफुल अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन शेयर। ठीक है, आप ऑनलाइन किस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को हमें ट्रस्टेड सोर्स से करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी अननोन सोर्स से कर रहे हो और वो सोर्स ट्रस्टेड नहीं हो, तो वहां से अगर हम डाउनलोड करते हैं अननोन सोर्स से तो आपके सिस्टम में हो सकता है मेलवेयर आ जाए या फिर कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर इंजेक्ट कर दिया जाए जो कि क्या करे, आपको सिस्टम को या आपके डेटा को हार्म कर सकता है। उसके बाद आता है कि जो भी ईमेल और टेक्स्ट आता है अननोन सेंडर द्वारा, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है कि ऐसा नहीं कि कोई अगर अननोन या अननोन पर्सन आपको मेल करता है या मैसेज करता है तो आप क्या करें कि जैसे भी जो भी लिंक्स दिए हैं, फोटो है, उसको आप डाउनलोड कर ले या क्लिक कर ले, तो उसके जरिए क्या हो सकता है कि आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो अननोन सोर्स वाले यानी अननोन सेंडर, ऐसे सेंडर से मैसेज आ रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कि हमें क्या करना है कि इंस्टॉल करना है और अप टू डेट रहना है। जो भी एंटीवायरस हो गए, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, उनको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमें अपने सिस्टम के लिए फायरवॉल्स का यूज करना चाहिए कि ताकि कंप्यूटर के अंदर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, इन सारी चीजों से बचने के लिए। यानी जब हम इंटरनेट को ब्राउज करें तो उस समय क्या होने आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक के ऊपर फायरवॉल क्या करता है कि नजर बनाए रखता है, जिससे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, बैकअप बना के रखना। जो भी आपका डेटा है उसका हमेशा आपको बैकअप लेके, अगर इन केस कभी होता है तो आप अपने डेटा का बैकअप बना लें ताकि बाद में आपका डेटा करप्ट ना हो या फिर कह सकते हैं डेटा लॉस ना हो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है। तो कुछ तरह की सिक्योरिटी होती है जो मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी है जो कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, यानी सिक्योरिटी के मामले में कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, नॉन रिप्यूडिएशन और उसके बाद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो इस कुछ तरह के सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्योरिटी सर्विस के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल हैव टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई डेटा है, ठीक है, अगर कोई डेटा रखा गया है, ठीक है, अगर कोई डेटा है तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए केवल वही पर्सन एक्सेस कर सकता है जो कि ऑथराइज हो। ऑथराइज पर्सन क्या होता है कि जिसके पास अथॉरिटी हो, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब अगर मान लो कि कुछ पर्संस के पास अथॉरिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सेंसिटिव डेटा है तो कोई भी एक्सेस उसको कर सकता है। कुछ सेंसिटिव लोग मतलब कुछ ऐसे पर्सन हो जो ऑथराइज हो, वही उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो भी डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी है। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है कि जब डेटा क्या होता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक शेयर किया जाता है ओवर द ऑनलाइन, तो हमें क्या ये ध्यान में देना है कि तो इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी मैसेज होना चाहिए, मैसेज पूरी तरह से एक्यूरेट और कंप्लीटनेस होना चाहिए आफ्टर
रीचिंग, जब मैसेज क्या हो रहा है कि यहाँ पहुंच जा रहा है तो उसके बाद हमें चेक करना क्या पूरा कंप्लीट मैसेज आया है और जो मैसेज भेजा गया था क्या वही एक्यूरेट मैसेज है। अगर हाँ, तब क्या है कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब बीच में आपके डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी हो गई। उसके बाद अवेलेबिलिटी आती है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब डेटा क्या होता है कि किसी मतलब कहीं पे रखा गया हो डेटा और वो यूजर्स के लिए अवेलेबल हो, यूजर उस डेटा का एक्सेस कर पाए, तो उसको हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जो अब सारे यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब ऐसे यूजर्स जिनके पास ऑथराइज्ड हो, ऐसे यूजर जो ऑथराइज्ड हो उस डेटा को एक्सेस कर पाए लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, जब उनको जरूरत पड़े उस डेटा का एक्सेस कर पाते हैं तो उसको हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी नॉन रिप्यूटेशन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि जस्ट लाइक आपको कोई भी मैसेज आता है, ठीक है, तो अगर डिजिटल सिग्नेचर की बात करें, जैसे कोई ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर को देखते हैं। अगर सिग्नेचर सही है तो मतलब ये डॉक्यूमेंट और सारी चीजें जो भी डेटा उसके साथ आया सारी चीजें सही है। तो उसी तरह से इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक एक्शन होता है जिसको लिया जाता है किसी भी डेटा की इंटीग्रिटी को लेकर। मतलब कह सकते हैं डेटा पूरी तरह से सिक्योर है कि नहीं, पूरा है कि नहीं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन आता है। ऑथेंटिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और आइडेंटिटी देते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी यूजर डेटा का एक्सेस कर रहा है क्या हो वो वैलिड यूजर है। सपोज दैट अगर आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट का यूज किए तो आपका फोन क्या करेगा, अब कोई अदर पर्सन अगर फिंगर वहां पे लगाता है तो क्या करता है, ओपन नहीं होता है। तो मतलब ऑथेंटिकेशन वहां पे क्या है कि आपकी फिंगर प्रिंट्स वहां पे लिए गए, जब आप अपनी फिंगर लगाएंगे तभी आपका फोन ओपन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि जो यूजर है वो क्या है, एक तरह का ऑथराइज पर्सन है कि नहीं। कोई इंडिविजुअल्स, ऐसा इंडिविजुअल्स नहीं है जो अनऑथराइज्ड हो, मतलब ऐसा ना हो जो मतलब अलग पर्सन हो। तो ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन पास थ्रू। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं वही पास हो पाते हैं। उसके बाद हमारा था ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के अंदर क्या होता है, सपोज दैट कुछ काम्स होते हैं, जैसे कंपनी के अंदर हम बात कर ले तो अगर कुछ फाइल्स हो गई, फाइल्स के अंदर हम बात कर लेते हैं सिंपल, आपने रीड राइट वो दोनों मोड के बारे में पढ़ा हुआ। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कर सकते हैं, फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पास ऐसा एक्सेस होता है जो क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और अपेंडिक्स मतलब कुछ कंटेंट इसके अंदर और अलग से जोड़ भी सकते हैं। तो एक क्या होता है ऑथराइजेशन के मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ फाइल को रीड कर पा रहा है, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे फैक्टर कहां पे आते हैं, ऑथराइजेशन के अंदर आते हैं। ऑथराइजेशन क्या करता है कि एक्सेस करता है कंट्रोल रूल्स को, कि किसको कौन कौन सा रूल दिया जाए, कौन कौन सा रोल असाइन किया जाए जिससे वो क्या करे, उस टास्क को ही परफॉर्म कर पाए, दूसरे टास्क को परफॉर्म न कर पाए। ठीक है, स्पेसिफाइंग करते हैं हु कैन डू व्हाट विद द सिस्टम एंड द डेटा। डेटा और सिस्टम के साथ कौन क्या क्या काम कर सकता है, उनके परमिशन को हम डिफाइन करने का काम करते हैं। सपोज दैट अगर कोई कंपनी का डेटा है तो कंपनी के डेटा के अंदर, ठीक है, अब कोई क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स का डेटा कौन देख सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, ये सारी चीजें किसके अंदर डिफाइन होती है, ऑथराइजेशन के अंदर। तो एक तरह की सिक्योरिटी सर्विस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है कि कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जिसका यूज किया जाता है किसी भी डिजायर्ड सिक्योरिटी सर्विस को अचीव करने के लिए। डिजायर्ड सिक्योरिटी अचीव क्या सर्विस क्या होती है कि मतलब कि अपने डेटा को सेफ रखने के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, तो उसी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिक लॉक होते हैं, अलार्म्स होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो अलार्म बजने चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल दैट सेफ गार्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी कॉमन सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी आपको देखने को मिल जाता है जिसमें क्या करते हैं हम डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं। उसके बाद आता है हमारा फायरवॉल्स। फायरवॉल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद इंट्रूजन डिटेक्शन या प्रिवेंशन सिस्टम हो गया, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज को ओवर द इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आता है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एक्सेस ऑफ रिसोर्स। ठीक है, कि कौन रिसोर्स का एक्सेस कर सकता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया, तो इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल फैक्टर ऐड कर देते हैं। जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है उसी तरह से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कुछ कॉमन सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफी एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जब सेंडर कोई किसी रिसीवर को मैसेज भेजता है तो मैसेज क्या होता है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको
अनरीडेबल होता है, जो कोई और पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता। उस पर कुछ एल्गोरिथम्स लगाई जाती है जिसके बारे में हम आगे बहुत ज्यादा डीपली में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं। तो इंक्रिप्शन डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा के ऊपर हम एक ऐसा एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं जिससे क्या होता है कि डेटा प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स उस डेटा को पढ़ नहीं पाते हैं। उनके पास डेटा तो जाएगा लेकिन उस डेटा को समझ नहीं पाएंगे आखिर ये डेटा में है क्या। तो ये हो गया क्रिप्टोग्राफी। तो और उसके बाद रिसीवर के पास डेटा पहुंचने के बाद रिसीवर क्या करता है, एल्गोरिथम का यूज करके उस डेटा को क्या कर देता है, डिक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को पढ़ सकता है वो आसानी से। वो डेटा क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद फायरवॉल्स। फायरवॉल्स के अंदर क्या होता है, फायरवॉल क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है। यानी कंप्यूटर ब्राउजर, यानी अगर हम बात करें, अगर हम हैं एक कोई यूजर है, ठीक है, यूजर हो गया और यहाँ पे हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। तो यूजर्स के ब्राउजर और सर्वर के बीच में फायरवॉल्स काम करता है, यानी ये क्या करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है और अनऑथराइज्ड जितने भी एक्सेस होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है। यानी ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, उनको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, मतलब जो अनऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फायरवॉल्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डीपली में डिस्कस करने वाले हैं। फायरवॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस कोर्स की प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियो में। उसके बाद इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये क्या करता है कि मॉनिटर करता है सिस्टम को एंड नेटवर्क्स को सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए। मतलब अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है, सस्पिशियस एक्टिविटीज का मतलब है कि ये क्या करता है, आपके सिस्टम को पहले क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि आपका सिस्टम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, सारी चीजें। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है जो कि सस्पिशियस, उसको लगता है कि नहीं हाँ इस एक्टिविटीज के बारे में आपको बताना चाहिए, तो क्या करता है, अलार्म को बजाता है, सिंपल आपको पता चल जाती है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं या डिटेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरह का, इसके बारे में भी हम आगे बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोग्राफी और उसके बाद फायरवॉल्स और इसके बारे में इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। अब बात हमारी आती है आगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब क्या हो गया, जो भी डेटा हो गया। रिसोर्स एक तरह का डेटा है, डेटा को कौन एक्शन, मतलब उस डेटा के अंदर किसको कौन सा एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया जाए, यानी कौन सा कंट्रोल होना चाहिए किसके पास, जिससे वो डेटा को क्या कर सकता है कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, देख सकता है, सेंड कर सकता है, सारी तरह। तो कंट्रोल किसके पास होती है, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यानी इस डेटा को एक्सेस करने के क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं, उसी लिस्ट को कंट्रोल एक्सेस लिस्ट बोलते हैं, जिसको ACL के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन, सच दैट अगर हम बात करें इस चीज के लिए, जैसे आपका फोन है, फोन को अनलॉक करने के लिए आपके पास मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होंगे। सपोज दैट आप फिंगरप्रिंट से भी फोन को ओपन कर सकते हैं, आप पिन भी डाल के ओपन कर सकते हैं, या फिर फेस लॉक से भी ओपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आज के डेट में आप क्या देख रहे हैं कि आप जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आप क्या करते हैं, ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद क्या होता है कि आपके ईमेल के ऊपर एक OTP जनरेट होता है। ठीक है, OTP आता है, उस OTP को आप फिल करते हैं, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं। सपोज दैट आप अपने किसी भी ईमेल, व्हाट्सएप, सबके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ला दिया गया है। जैसे क्या होता है कि ईमेल का हो गया, तो ईमेल पासवर्ड डालने के बाद क्या होता है कि आपके फोन पे OTP आता है अगर आप किसी अदर डिवाइस में लॉगिन करते हैं। ये क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के टाइप्स होते हैं। मतलब अगर अटैकर्स क्या करता है कि किसी भी तरह एक जो भी स्टेप्स है, मतलब पहले स्टेप का उसने पासवर्ड पा गया तो उसको दूसरे स्टेप से भी होके गुजरना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि कई टाइम्स क्या होता है, यूजर फंस जाता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।